कल मैंने डिस्कशन कहाँ एंड की थी? इनिशियल मेजरमेंट बता दी थी। अस्सलाम वालेकुम, दुरूद शरीफ पढ़ लें। हाँ जी, कल मैंने डिस्कशन कहाँ एंड की थी? ठीक है। इनिशियल मेजरमेंट हो गया था, सब्सिक्वेंट मैंने एसेट भी बता दिया था। हाँ, डेप्रिसिएशन वाली बात हो गई थी और लीज लायबिलिटी भी बता दी थी। उसका पॉइंट 2 नहीं बताया था, यानी रीअसेसमेंट से ऊपर ऊपर पॉइंट नंबर 2 से ऊपर ऊपर तक। चले सवाल लिखें। लीज टर्म 5 years है। कमेंसमेंट 1 जनवरी 20। IDC paid by lessee। IDC paid by lessee। $6,000 6,000। लीज पेमेंट्स कंप्राइज ऑफ लीज पेमेंट्स कंप्राइज ऑफ अब कंप्राइज ऑफ के बाद पहला रेंटल ऑफ 65,000 पेएबल एट एंड ऑफ एवरी ईयर। और दूसरा बीपीओ प्राइस। बीपीओ क्या था? बार्गेन परचेज ऑप्शन। बीपीओ की प्राइस है 30,000। 30,000। यूजफुल लाइफ ऑफ अंडरलाइंग एसेट। यूजफुल लाइफ ऑफ अंडरलाइंग एसेट 6 years। इम्प्लिसिट रेट 12%, 12%। इंस्टॉलेशन कॉस्ट 18,000, 18,000। चले बस।
पहले साल की जनरल एंट्रीज यानी 31 दिसंबर 20 और एसओसीआई और एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बनाए। 31 दिसंबर 20 एसओसीआई एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स और जनरल एंट्रीज बनाइए। लेक्चर पॉज कर दें और बनाएं। फर्स्ट जनवरी 20 राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, और अगर आईडीसीपीसी में मिक्स कर दें तो साथ ही कैश भी क्रेडिट। आईडीसी है 6000 और लीज लायबिलिटी है, एनुअल रेंटल कितना है 65,000 पे एनविटी फैक्टर लगना है, इम्प्लिसिट रेट, और जो साथ बीपीओ है वो भी लीज पेमेंट का हिस्सा है, कितना, इस पे डिस्काउंट फैक्टर लगना है। पावर 5 एनविटी डिस्काउंटिंग, पावर 5 सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग, कितनी आ जाएगी लीज लायबिलिटी? यही है, ये नहीं है। $65,000 की पावर 5 एनविटी डिस्काउंटिंग है 12% पे, और 30,000 की पावर 5 सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग है। ये नहीं बनता तो फिर सही कैसे है? 251,333। हाँ ये भी सही है। हाँ भाई दीवार वाले जवान क्या, तो अब कर लो। कितना ही बनता है? तो राइट ऑफ यूज में डेबिट आ जाएगा 257 का। चूंकि बीपीओ है और बीपीओ के बारे में अजम्पशन होती है कि ये एक्साइज होनी है, तो ईयर एंड पे जाके डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 257,333 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि ओनरशिप जब लेसी ने बीपीओ एक्साइज कर ही लेना है और ओनरशिप्स को ट्रांसफर हो जानी है, तो फिर एसेट लेसी ने रखना है, और इसके लिए फिर हम डेप्रिशिएट करेंगे एसेट की यूजफुल लाइफ 6 साल पे। 42,889 मैंने बताई थी जी। अरे 6,000 प्लस 18,000 24,000 कितना 75। हाँ तो 5-7 इधर उधर हो गया। कितनी है? तो पहले सही बताई थी। अच्छा ठीक। और फाइनेंस कॉस्ट बन जाएगी, पहला ही साल है इसलिए टेबल बनाना है तो बना लें, नहीं बनाना तो ना बनाएं। वैसे चूंकि मैंने एसओएफपी भी पूछा है तो फिर बेहतर है कि टेबल बना लें। ओपनिंग बैलेंस है 251,333, इस पे 12% इंटरेस्ट लगेगा 30160, और
65,000 लेस हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस रह जाएगा 3216,493। अगर आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट तोड़ के टेबल बनाते हैं कोई मसला नहीं, बिल्कुल बनाइए। तो मैं सेम चला रहा हूं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाला, वरना आप प्रिंसिपल इंटरेस्ट तोड़ के बना लें कोई इशू नहीं है। 31 दिसंबर 21, 216493। चूंकि बैलेंस शीट बनानी है तो अगला साल भी बनाइए। 979 177,472। तो फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी 30,160। और अगर आप वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल तोड़ के बनाते हैं और आप इसकी कंपाउंड एंट्री करते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की कॉपी चला रहा हूं और आईएएस की वर्डिंग के हिसाब से देखें तो वो यही है। तो लीज लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट 65,000। ये हो गई एंट्रीज, और एसओसीआई में यही दोनों फिगर्स चली जाएंगी। डेप्रिसिएशन 45,889 और फाइनेंस कॉस्ट 30,160। और एसओएफपी में एक तो लायबिलिटी जो राइट ऑफ यूज एसेट है वो आएगा 275,333 माइनस 45889। और दूसरा लीज लायबिलिटी, एक आएगी नॉन करंट पोर्शन और एक आएगी करंट पोर्शन। अगर आप टेबल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट तोड़ के बनाते हैं तो भी बता देता हूं, और ऐसे बनाना है तो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में सिखाया था वही तरीका है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने सिखाया था कि हम यहां खड़े हैं, अगर अगला साल कम हो रहा है तो जितना कम हो रहा है वो करंट में दिखा दें और ये नॉन करंट में दिखा दें। ये मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में बताया था। तो अगला हां कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, तो ये दिखा दें आप करंट में और ये दिखा दें नॉन करंट में। करंट में कितना 39021 और नॉन करंट में कितना 177,472। और अगर आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अलग अलग दिखाना चाहें तो अगली लाइन के अंदर, अगली लाइन में जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है वो करंट में दिखाएंगे और जो बाकी बच रहा है वो नॉन करंट में दिखाएंगे। जिस साल के एंड पे हम खड़े हैं उससे अगली लाइन में यानी अगले साल में जो प्रिंसिपल लिखा नजर आ रहा है वो करंट में दिखा दें और जो बाकी नजर आ रहा है वो नॉन करंट में दिखा दें। अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाले तरीके से चलना है तो इस साल के बैलेंस को अगले से कंपेयर करें, अगर अगला कम हो रहा है तो जो डिफरेंस है वो करंट में दिखा दें और ये अगला वाला नॉन करंट में दिखा दें। ये हो गया लेसी का सादा सवाल। पहले पेज पे आए नोट्स के। लीज पेमेंट्स की डेफिनेशन में दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है वेरिएबल लीज पेमेंट्स, और इसके साथ आगे मजीद एक्सप्लेन किया गया है कि जो कि किसके साथ लिंक्ड है, किसी इंडेक्स के साथ या किसी रेट के साथ। और इसका जो आईएएस में एग्जांपल भी लिखी हुई है
इंडेक्स यानी कोई इन्फ्लेशन का इंडेक्स, और रेट जैसे कि काइबोर। क्या वेरिएबल लीज पेमेंट्स सिर्फ ये दो ही होंगी? नहीं। वेरिएबल लीज पेमेंट्स का मतलब है जिसमें लेसर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी ऐसी पेमेंट डाल रहा है जो वेरी करेगी, किसी फैक्टर के साथ वेरी करेगी। लीज पेमेंट की डेफिनेशन के अंदर सारी वेरिएबल लीज पेमेंट्स नहीं है, सिर्फ ये दो हैं, जो किसी इंडेक्स के साथ जुड़ी हो जैसे इन्फ्लेशन के साथ, और जो किसी रेट जैसे काइबोर के साथ। उसके अलावा अगर कोई वेरिएबल लीज पेमेंट है, जैसे हो सकता है लेसर एग्रीमेंट में लिखे, जैसे ये जो बिल्डिंग है, अब जो इसका लैंडलॉर्ड है, यहां पर सारे कॉलेजेस हैं, सियाने हो चुके होंगे यकीनन, और वो देख रहे होंगे कि बिल्डिंग मेरे जो साथ वाली किसी ऑफिस को किराए पे दी थी, उस ऑफिस ने बेचारे ने क्या कमाना है, कमा भी रहे हैं तो हमें क्या पता, लेकिन कॉलेज तो कमा रहा है, और उनका एक बार अड्डा बन गया तो हमको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। तो फिर हो सकता है कि वो कॉलेज के साथ एग्री करें कि आप 3 साल तक तो हमारा एग्रीड किराया दें, उसके बाद आप पर स्टूडेंट हमें 2,000 रुपए दिया करेंगे साल के। तो ये वेरिएबल है कि फिक्स्ड है? वेरिएबल है कि फिक्स्ड है? क्यों वेरिएबल है? पता नहीं कितने बच्चे होंगे, ज्यादा होंगे तो ज्यादा कराया जाएगा। लेकिन ये वेरिएबल लीज पेमेंट वो नहीं है जो उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें सिर्फ इंडेक्स के साथ और किसी रेट के साथ जोड़ा है बस। अगर उसके अलावा कोई वेरिएबल लीज पेमेंट है तो दूसरा तीसरा जो भी पेज अभी हम पढ़ रहे थे, तीसरा रीअसेसमेंट की हेडिंग है एक, उससे जस्ट ऊपर वाला पॉइंट पढ़ लें। तो किसी इंडेक्स या काइबोर के अलावा कोई और लिंक बन गया हो तो वो लीज पेमेंट की मेजरमेंट का हिस्सा नहीं है। जिस साल में जितने देने होंगे वो उतना एक्सपेंस बनता जाएगा, उसका लीज पेमेंट से कोई डेबिट क्रेडिट नहीं आएगा। मैंने मिसाल में कहा है कि जितने स्टूडेंट्स होंगे, हो सकता है कहते जी फीस का 2%, तो वो भी डेफिनेशन से बाहर है। डेफिनेशन मतलब लीज पेमेंट की डेफिनेशन से बाहर है। तो वो भी क्या करते हैं कि जिस साल की सेल्स उसका 2% एक्सपेंस बन जाता है, वो लीज लायबिलिटी में डेबिट क्रेडिट ना होता। एक कल लीज लायबिलिटी का सवाल होमवर्क दिया था जो देख दो खाए बस, और एक अभी सामने बोर्ड पे किया है, सादा सादा सवाल है। लीज लायबिलिटी यानी लेसी के हवाले से कुछ एतराज परेशानी, क्योंकि अब मैं लेसी के मुश्किल पोर्शन पे जाने लगा हूं। वो मैंने मिसाल दी थी ना कि पता नहीं क्या मिसाल दी थी कि हम बस भी किराए पे ले लेते हैं और चिंची भी किराए पे ले लेते हैं और वैन भी किराए पे ले लेते हैं, तो वो 3 लीजेज हो गई। हाँ जी, यहां तक बुक्स ऑफ लेसी। जी मैं अभी पढ़ाने लगा हूं। पहले कब पढ़ा था? तो वो लेसर में पढ़ा था ना। अच्छा चलें बताएं। उसको अगर उसमें कोई कमी ज्यादा नहीं, कमी, हाँ, तो अभी जैसे एक्सपेंस आउट नहीं करते, असल में एक नया आईआरआर निकलेगा और वो हमारी फ्यूचर के लीज इनकम को कम कर देगा। वही ना, मतलब एक ऑप्शन ये था कि उसको सारा काम करके तो हमने इसमें किया। अगर मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एडिशन हो रही है लेकिन वो उसमें किसमें किया है? अच्छा, वो उसमें फर्क क्या है? इसकी वजह से एक को मतलब पीरियड कम कर रहा है और उसी टाइप पे रिपोर्ट करेंगे मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन और चीज है। मॉडिफिकेशन है जिसमें हम टर्म्स चेंज कर रहे हैं। वो जो रेजिडुअल वैल्यू अनगारंटीड का अंदाजा था वो और चीज थी, और वो थी ही लीज से बाहर की चीज। अभी मैं रीअसेसमेंट पढ़ाने लगा हूं,
रीअसेसमेंट अभी पढ़ते हैं, वो सब लीज की बातें हो रही होंगी। जो अनगारंटीड आरवी था ना, वो लीज से बाद की बात थी, उसका लीज से ताल्लुक ही नहीं था, तो उसको फिर बाद पे ही रखा। जो लीज की चीजें हैं ना, अभी आप यहां भी देखेंगे, उनको आज हम करते होते हैं अकाउंट फॉर। अब उसका क्या करना है वो डिपेंड करता है, लेकिन उसको आज अकाउंट फॉर करते हैं, डेबिट क्रेडिट कुछ करते हैं। यूजीआरवी चूंकि है ही लीज के बाहर की बात, तो उसको फ्यूचर पे ही फैलाते हैं। रीअसेसमेंट, अच्छा रीअसेसमेंट से पहले एक तो ये इस इन नोट्स के अंदर लीज पेमेंट की डेफिनेशन खोलें, और दूसरा आप पिछले वाले नोट्स के अंदर लीज टर्म की डेफिनेशन खोलें। लेसी वाले नोट्स के अंदर लीज पेमेंट्स की डेफिनेशन सामने रखिए, और इसमें तो मैंने दोबारा नहीं लिखी, लेसर वाले नोट्स में लीज टर्म की डेफिनेशन खोलें। खोले मतलब एक बार दोनों पढ़ लें, फिर सवाल पूछता हूं मैं। लीज टर्म भी पूरी पढ़ लें और लीज पेमेंट्स भी पूरी पढ़ लें। हम लोग लीज लायबिलिटी किस अमाउंट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं? पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स पे। पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स निकालने के लिए ये जो पावर 5 रखी थी, वो 5 क्या था? लीज टर्म। यानी आपको लीज लायबिलिटी की रिकग्निशन के लिए और जाहिर है राइट ऑफ यूज की रिकग्निशन के लिए लीज पेमेंट्स चाहिए और लीज टर्म चाहिए, और डिस्काउंटिंग करने के लिए डिस्काउंट रेट चाहिए। लेकिन डिस्काउंट रेट को भी फिलहाल साइड पे करके मैं लीज टर्म और लीज पेमेंट्स की बात कर रहा हूं। लीज टर्म में कहीं एस्टीमेट इन्वॉल्व है कहां? है लीज टर्म में। वो जो ऑप्शंस थी, एक एक्सटेंशन की थी और एक टर्मिनेशन की थी। हमने क्या किया था, इसको शामिल करना है नहीं करना है, अगर इट इज रीजनेबली सर्टेन। अब वो जो रीजनेबली सर्टेन है तो एस्टीमेट ही ना, परफेक्ट तो नहीं है। परफेक्ट तो तभी होगा जब वो वाकई एक्सरसाइज करेगा। तो लीज टर्म में भी एस्टीमेट इन्वॉल्व है, ऑप्शन एक्सटेंड वाली और ऑप्शन टर्मिनेट वाली। और लीज पेमेंट्स के अंदर, लीज पेमेंट्स, उनमें कहीं एस्टीमेट इन्वॉल्व है? कहां? चले शुरू से चलते हैं। फिक्स्ड लीज पेमेंट्स नहीं, वेरिएबल लीज पेमेंट्स एस्टीमेट तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन वो रेट काइबोर वाला है, उसमें कल को चेंज हो सकती है। आगे नंबर सी, परचेज ऑप्शन है। इसमें एस्टीमेट है, हाँ पता नहीं एक्सरसाइज हो या ना हो। हमने लीज पेमेंट का हिस्सा बनाना था अगर इट इज रीजनेबली सर्टेन कि एक्सरसाइज होगा। नंबर डी, पेनल्टी, इसमें एस्टीमेट इन्वॉल्व है, बिल्कुल है। आगे डी के आगे वो जीआरवी का पोर्शन जो लेसी को देना पड़ सकता है एक्सपेक्टेड, इसमें एस्टीमेट इन्वॉल्व है। तो लीज लायबिलिटी की मेजरमेंट में एस्टीमेट्स इन्वॉल्व्ड हैं। उन एस्टीमेट्स को हमें हर साल रिव्यू करना चाहिए, और अगर उनमें कोई चेंज है तो उस चेंज को अकाउंट फॉर करना है। और ये आपको बचपन से पता है कि एस्टीमेट जब भी रिवाइज होता है तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली होता है।
नहीं, प्रोस्पेक्टिवली होता है। तो इसको कहते हैं रीअसेसमेंट। अच्छा, मॉडिफिकेशन एक अलग टॉपिक है, लेकिन हो सकता है आप इसको कंफ्यूज कर जाएं। मॉडिफिकेशन और चीज है। मॉडिफिकेशन है दोनों पार्टीज म्यूचुअली टर्म्स में चेंज करें। टर्म्स में चेंज नहीं हो रहा है एस्टीमेट चेंज होना। टर्म्स तो वहीं की वही है, टर्म मौजूद है कि आप चाहें तो एक्सटेंड कर लेना, लेकिन हमने लीज टर्म निकालते हुए अंदाजा लगाया था कि ऑप्शन एक्सरसाइज होगी कि नहीं होगी। तो रीअसेसमेंट का मतलब है जो हमने अंदाजे लगाए थे, अगर सब्सिक्वेंटली उनमें चेंजेस आ जाएं तो उनको कैसे अकाउंट फॉर करना है, यह है रीअसेसमेंट। अगर ऑप्शंस में चेंज है, ऑप्शंस यानी एक्सटेंशन की ऑप्शन, टर्मिनेशन की ऑप्शन, और अगर लीज पेमेंट की बात करें तो एक तो दोनों इनसे लिंक्ड हो गए, और परचेज की ऑप्शन, ये वो है जो लेसी के इख्तियार में, ये लेसी के इख्तियार में चीज है। अगर इनमें चेंज हो रही है तो हम इसकी एक एडजस्टमेंट की फिगर निकालेंगे। पढ़े बगैर अकल से सोचें, वो एडजस्टमेंट की फिगर कैसे निकलनी चाहिए। न्यू कैसे निकालें, हम दोबारा पीवी निकालें नई टर्म्स के ऊपर, नई रिवाइज्ड लीज पेमेंट्स, नई लीज टर्म, उसकी पीवी निकालें जिस वक्त हम असेस कर रहे हैं, और बाय डिफॉल्ट हम असेस कर रहे होते हैं जिस साल में, उसकी पहली डेट को कर रहे होते हैं। ये इफ्रिक 1 में भी किया, ये बचपन में डेप्रिसिएशन में भी करते रहे। तो जिस साल में हम लोग रीअसेस कर रहे हैं वो हम किसी साल के शुरू में कर रहे हैं। तो नई टर्म्स की नई पीवी निकालें और उसको कंपेयर करें पिछली पीवी से, और जो कमी बेशी है उसको लायबिलिटी का हिस्सा बना लें, कम कर लें या ज्यादा कर लें, और दूसरा फैक्ट नहीं, राइट ऑफ यूज में डाल दें। ये तकरीबन वो जो पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग इफ्रिक 1 था ना, ये तकरीबन वो ट्रीटमेंट है। उसमें भी हम क्या करते थे कि डिसमेंटलिंग की प्रोविजन बना के प्लांट डेबिट किया होता था। तो कल को अगर डिसमेंटलिंग की प्रोविजन में चेंज होती थी तो हम उसका इफेक्ट प्लांट में लेते थे। तो बिल्कुल ऐसे ही यहां पर हम लीज लायबिलिटी दोबारा से कैलकुलेट करेंगे, रिमेनिंग उसको उसके बैलेंस से कंपेयर करेंगे, जो कमी बेशी है वो लीज लायबिलिटी डेबिट क्रेडिट, तो साथ क्रेडिट डेबिट राइट ऑफ यूज। रेट कौन सा इस्तेमाल करेंगे, नया निकालेंगे, क्योंकि ये वो चीजें, इसमें फर्क याद रख लें, जो लेसी के इख्तियार वाली चीजें हैं ना उनमें रेट नया लगना है। वजह नहीं पूछना, मुझे नहीं पता, हो गई बुजुर्गों की कोई मसलियत। जो लेसी के इख्तियार की चीजें हैं, यानी जो ऑप्शंस थी, ऑप्शंस लेसी के पास थी ना, तो उन ऑप्शंस के एस्टीमेट में जो चेंज हो रहा है उसकी रीअसेसमेंट एडजस्टमेंट के लिए नया रेट निकलेगा, नया इंप्लिसिट रेट निकलेगा। लेकिन अगर लेसर लिफ्ट नहीं करा रहा, वो क्यों नया रेट निकाल के दे, तो फिर इंक्रीमेंटल बोरिंग से काम चलेगा। किस दिन का इंक्रीमेंटल बोरिंग, रीअसेसमेंट कर रहे हैं। ये आपको रीअसेसमेंट वाली हेडिंग में देखिए, एक तो जो मैंने राइट ऑफ यूज एडजस्ट करने की बात की है वो पॉइंट 1 पढ़ लें, और पॉइंट 1 में हाँ एक बात और, अगर रिडक्शन हो रही है यानी लीज लायबिलिटी कम करनी है तो राइट ऑफ यूज भी, क्या पता वो डेप्रिशिएट होता होता बेचारा पहले ही बहुत कम रह गया हो, और अगर राइट ऑफ यूज में इतनी जान ना हो कि वो कम हो सके, तो राइट ऑफ यूज की जितनी औकात है उतना क्रेडिट करेंगे, बाकी क्रेडिट P&L में जाएगा। पॉइंट 1 पढ़ लें, और पॉइंट 2 में से मैंने पहला पोर्शन पढ़ा दिया। 3 हिस्से हैं पॉइंट 2 के, पॉइंट 2 में 3 हिस्से हैं। 3 आपको टेबल की लाइनें नजर आ रही हैं, 2 इस पेज पे हैं, 1.5 और 1.5 दूसरे पेज पे हैं। तो मैंने आपको पहला वाला हिस्सा बता दिया पॉइंट नंबर 2 के टेबल का। पॉइंट 1 बता दिया और पॉइंट 2 के टेबल का पहला वाला हिस्सा बता दिया।
हाँ जी, बताइए इसमें क्या एतराज है? पॉइंट समझ ही नहीं आ रहा या इख्तलाफ है कोई? देखें, लीज पेमेंट में हमने एक चीज रखी थी कि लेसी के पास अगर ऑप्शन टू परचेज है तो वो उस परचेज प्राइस को भी लीज पेमेंट में शामिल करेगा अगर रीजनेबली सर्टेन है कि एक्साइज करेगा। तो पहले लेसी समझता था कि वो परचेज ऑप्शन एक्साइज नहीं करेगा, तो लीज पेमेंट में शामिल नहीं की हुई थी। लेकिन अब कुछ साल गुजरने के बाद उसको लगा कि काम चलना शुरू हो गया है, तो मैं क्यों ना इसको खरीद लूं एंड पे। तो अब वो लीज पेमेंट दोबारा जब निकालेगा तो उसमें वो परचेज प्राइस शामिल कर लेगा। ये लिखा हुआ है, देयर इज अ चेंज इन असेसमेंट ऑफ एन ऑप्शन टू परचेज द अंडरलाइंग एसेट। चेंज आ गई असेसमेंट में, पहले वो समझता था कि ऑप्शन एक्साइज नहीं करेगा, अब समझता है कर लेगा। इन दिस केस रिवाइज लीज पेमेंट शेल रिफ्लेक्ट द चेंज इन अमाउंट पेबल अंडर द परचेज ऑप्शन। यानी पहले वो सोचता था मैंने एक्साइज नहीं करनी, तो लीज पेमेंट्स के अंदर परचेज प्राइस नहीं रखी हुई थी। अब वो समझता है कि मैंने ऑप्शन एक्साइज करनी है, तो अब लीज पेमेंट्स के अंदर परचेज प्राइस रख लेगा। हाँ जी, ओके। क्या बात? क्या? जो दूसरे पॉइंट में टेबल बना हुआ है उसकी पहली रो बताइए मैंने। पहली रो के भी दो टुकड़े हैं ना और करके, तो वो और के बाद वाला बताया। ये लेसर करेगा कैलकुलेट, रिप्लेसिव रेट तो लेसर ही कैलकुलेट करता है। वो उसी डेफिनेशन पे कि उस वक्त फेयर वैल्यू क्या रह गई है, क्योंकि उस वक्त कैलकुलेट करेगा ना, तो उस वक्त एसेट की फेयर वैल्यू जो रह गई है। और वैसे भी लेसर तब कैलकुलेट करता अगर फाइनेंस लीज होती, क्या पता ऑपरेटिंग लीज हो, तो वो क्यों कैलकुलेट करे। तो इसलिए लेसी अगर कैलकुलेट नहीं कर, या अगर लेसी अपने तौर पे भी करना चाहे, क्योंकि अब तो बीच में आईडीसी ना नहीं ना आ जाएगा, तो लेसी खुद कैलकुलेट कर ले। कैसे? बाय डेफिनेशन कि अब वो रिमेनिंग जीआईएल की डिस्काउंटिंग करे और वो उस वक्त के फेयर वैल्यू के बराबर आनी चाहिए, तो वो तो मार्केट से पता चलवा सकता है। लेकिन अगर नहीं निकल पा रहा इम्प्लिसिट रेट, तो फिर इंक्रीमेंटल रेट। इम्प्लिसिट रेट की डेफिनेशन वही रहेगी कि जो फेयर वैल्यू के बराबर ले आए। लेसी के क्वेश्चंस पे आए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 पढ़ लें। इसमें क्या चेंज हो रहा है? परचेज ऑप्शन, एक्सटेंशन ऑप्शन। एक्सटेंशन ऑप्शन रीअसेस हो रही है। जी, वो तो उस डेट के लिए है ना रेट, वरना रेट चेंज होने से हमें क्या लगे। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट होता रहे चेंज। ये तुमने रीअसेसमेंट करनी है तो नया रेट लेना है, वरना इसके हमने कुछ नहीं करना था। रिक्वायर्ड है 2000 क्या 2000 क्या 18 और 19 की डलन एंट्रीज। तो चूंकि 19 के स्टार्ट में रीअसेसमेंट हो रही है, तो पहले 18 के एंड तक तो पुराना पहुंचाएंगे। उसके लिए आपको पुराने की कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जब रीअसेस कर रहे हैं उस वक्त तक की फिगर्स निकालेंगे तो पता चलेगा ना कितनी एडजस्टमेंट है। तो पहले 18 को क्लोज करना पड़ेगा। इनिशियल मेजरमेंट कितनी?
इनिशियली इसको लगता था कि पता नहीं मैं ऑप्शन करूं कि ना करूं, तो इनिशियली फिर कैलकुलेशन किस बेस पे की होगी? 5 की बेस पे, क्योंकि इनिशियली तो उसको उम्मीद ही नहीं थी। लीज रेंटल कितना था? 240,000 और पावर 5 पे हमने 1 - 1 प्लस रेट क्या था तब? 8%, पावर -5 8%। और कोई बीपीओ वगैरह, आईडीसी कुछ नहीं? 958,250 ये हमने इनिशियली लीज लायबिलिटी और राइट ऑफ यूज बनाया था। और ये वाकया है कब का? 1 जुलाई 15। तो 16, 17 और 18 3 साल गुजर गए। तो इन 3 साल का स्केड्यूल तो बनाए ना। तीस जून 16, 30 जून 17 और 30 जून 18। ओपनिंग बैलेंस 958,250। ये करें पूरा और ये आखिरी फिगर्स बता दें मुझे, तीसरी वाली। एक मिनट बस मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ एक। जी क्या बताया? ठीक है, बताइएगा इंटरेस्ट। 480 और ये 427,983। हम 18 गेंद पे यहां तक पहुंचे हुए थे। रीअसेसमेंट करते हैं। रिवाइज्ड लीज लायबिलिटी कितनी? जी करें कैलकुलेट, रिवाइज लीज लायबिलिटी करें कैलकुलेट, देखें कौन सी पेमेंट लेनी है और कौन सा रेट लेना है, करें। जबरदस्त, ठीक। बाकी भी करें ट्राई। आंसर मुझे पता है, उसने जो बता दिया मुझे पहले ही पता, बाकी भी ट्राई करें।
इधर ही रख दे, मैं भूल जाऊंगा फिर इधर रख दे। नहीं, अभी बाकी हो है, मैं देख लिया होगा, सही आ रहा होगा ना, सोच लिया होगा। नहीं, अगले दिन से, क्योंकि ये ऑनवर्ड्स होता है ना, एस्टिमेट चेंज ऑनवर्ड्स होता है। ये मैंने फ्रिक वन में भी बताया था कि अगर आपको किसी डेट का जिक्र है कि इस दिन एस्टिमेट चेंज हो रहा है, तो वो उस दिन से ऑनवर्ड होता है। अगर बस कहा है ड्यूरिंग द ईयर, तो फिर वो उस साल के पहले दिन से होता है। हाँ भाई, किसी से नहीं कैलकुलेट हुआ एक के अलावा। है? ये तो आपने सोचना है, ये तो आपने सोचना है। मैंने कहा है रीअसेसमेंट डेट पे अब रिवाइज लीज लायबिलिटी कितनी है, ये तो आप सोचें कि 2 वाली करनी है कि 180 वाली करनी है। हाँ, बात सिर्फ रेट का इफेक्ट लेने की नहीं है, हमने उस वक्त नए रेट पे रिवाइज लीज लायबिलिटी निकालनी है, इफेक्ट नहीं लेना। हमने देखना है उस वक्त अब नई टर्म्स के मुताबिक कितना पेएबल बनता है। नहीं, कब करना चाहिए यार, उनका डाटा जाया हो रहा है, वो पॉज कर दें। करें भाई, आप लोग भी करें। 17 पे, बल्कि 1 जुलाई 17 पे तो कुछ नहीं है, 30 जून 18 पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी पुरानी वाली सब। तो क्या है इनिशियल 29 19165। एक तो 18 की डेप्शन चार्ज हुई और फिर 18 का इंटरेस्ट चार्ज हुआ। $49,480 और 18 की लीज लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट तो 40,000। ये हम असेसमेंट डेट तक पहुंच गए और अब असेसमेंट की एडजस्टमेंट्स 30 जून 18 पे करनी है, 30 जून 18 कर लें, 1 जुलाई 18 करना है, 1 जुलाई 18 कर लें, कोई मसला नहीं। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट 246,725। तो 2019 की डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? जो पहले WDV आ रही है उसमें ये ऐड करें और डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ 4। तो पहले WDV कितनी आ रही थी? 958,250। 3 गुजर चुके थे, 2 रह गए थे। इसमें कैपिटलाइज हुआ 246,725। इतनी बुक वैल्यू थी, इतना कैपिटलाइज हुआ और अब इसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड 4 साल।
कितना? 157506। अच्छा, अब 2019 का इंटरेस्ट कैसे निकालूं? अब ये नई हो गई है लायबिलिटी, ये अब टेबल यहां से ऑनवर्ड चलना है, यानी आप पिछले टेबल को छोड़ दें और नया टेबल बना लें जिसमें अब ओपनिंग कितना लिखूं? 674708। अब ये रीअसेसमेंट के बाद वाला टेबल चल पड़ा है और इंटरेस्ट कौन सा? 10%। 67471। 240,000 नहीं नहीं, 240 बाकी है अभी। तो 19 का ये इंटरेस्ट आ जाएगा और डेप्रिसिएशन वो आ गई और लीज पेमेंट की एंट्री आ जाएगी 240,000। हाँ जी, ओके। चले टेबल पे वापस आए, नोट्स पे वापस आए। ये जो ऑप्शंस थी, जो लेसी के इख्तियार में थी, एक्सटेंशन, टर्मिनेशन और परचेज, क्योंकि लेसी के इख्तियार वाली चीजें थी और इनकी रिवीजन में रिवाइज रेट इस्तेमाल हुआ है, वजह मुझे नहीं पता, आईएएस ने कहा है। और अगर हालात में चेंजेस हैं, अब देखिए लीज टर्म की डेफिनेशन में और लीज पेमेंट्स में हालात क्या बता रहे हैं एक्सटर्नल, जिसमें लेसी कुछ नहीं कर सकता। लीज टर्म की डेफिनेशन में तो कुछ नहीं बचा, लीज पेमेंट्स की डेफिनेशन में और ऐसे कौन से अंदाजे हैं जो लेसी के हाथ में नहीं है, हालात के हिसाब से चलेंगे? वेरिएबल पेमेंट्स, वो लेसी के इख्तियार में नहीं है, और वो जो जीआरवी में उसने एक्सपेक्टेड पेबल है वो भी लेसी को नहीं पता। तो ये हालात के हिसाब से, तो जो हालात के हिसाब से हैं इसमें फिर रिवाइज रेट नहीं है, इसमें ओरिजिनल वाला रेट है। तरीका यही है, तरीका यही है कि लायबिलिटी को रिकैलकुलेट करें, एडजस्टमेंट निकालें, उस एडजस्टमेंट का दूसरा फैक्ट राइट ऑफ यूज में लें, ऑनवर्ड नई लायबिलिटी का टेबल, ऑनवर्ड नई डेप्रिसिएशन, लेकिन रेट उसमें पुराना वाला है। अच्छा, इसमें आगे फिर दो मजीद, दो नहीं मतलब इसमें एक अलग से साइड पे चीज निकाल दिया आई इसने। वेरिएबल लीज पेमेंट्स में दो चीजें, लीज पेमेंट की डेफिनेशन में वेरिएबल पेमेंट्स में दो चीजें, कौन सी? एक जो किसी इंडेक्स से लिंक्ड है और एक जो काइबोर से लिंक्ड है। काइबोर वाले को अलग कर लिया, इंडेक्स वाले को अलग कर लिया। तो ये जो मैंने अभी बात बताई है ये इंडेक्स वाले के लिए, रेट वाले के लिए नहीं है। क्या बात? जीआरवी की अमाउंट में चेंज आ रही हो, जीआरवी की अमाउंट में नहीं सॉरी, वो जो गारंटी के अंडर एक्सपेक्टेड है कि लेसी पे करेगा उसमें कोई एस्टीमेट चेंज आ रहा हो, या इंडेक्स की वजह से रेंटल में चेंज आ जाए, काइबोर के चेंज की वजह से नहीं, इंडेक्स के चेंज की वजह से। तो ये है जो मैंने बताया है कि प्रोसीजर यही है, रेट कौन सा वाला होगा? ओरिजिनल वाला। तो ये टेबल की दूसरी रो पढ़ ले।
और आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 कर दें। आप लोग अभी लेक्चर पॉज कर दें और प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 करें और की। हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 डन। इसमें जो जो मसले आपको हो सकते हैं, ये वर्डिंग समझने में मसला हो सकता है। और ये जो है ना प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, ये आई कैप कह रहा हूं, जो स्टैंडर्ड की ओरिजिनल एग्जांपल्स है ना, ये मैंने उन्हीं की फिगर्स थोड़ी बहुत चेंज करके बस पैटर्न वहीं से उठाया हुआ है। जिस तरह IFRS 2 में भी मैंने आपको जो सवाल एग्जांपल दी थी वो ओरिजिनल स्टैंडर्ड की थी, तो ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड की ही है। इसमें एक मसला आपको ये हो सकता है कि ये जो CPI की कहानी है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, CPI होता ये है कि इन्फ्लेशन बताने का एक तरीका है। इंडेक्स नंबर जो है ना, वो इन्फ्लेशन बताने का एक तरीका है। इसमें किसी साल को बेस बना लिया जाता है, वो साल कोई भी हो सकता है, 2010 है, वो 100 है, और आज अगर इंडेक्स नंबर 125 है, इसका मतलब है 2010 से कंपेयर करके आज प्राइसेस 25% बढ़ चुकी हैं। तो ये इन्फ्लेशन का एक तरीका होता है। लेसर ने कहा था कि 2 साल तक तो किराया 50,000 है, तीसरे साल मैं देखूंगा इन 2 साल में कितनी इन्फ्लेशन हुई, जितनी इन्फ्लेशन हुई होगी मैं फिर किराए को भी उतना इन्फ्लेट कर लूंगा। तो इंडेक्स नंबर 125 था, 135 हो गया। इन अदर वर्ड्स 20% महंगाई हो गई। 20%, कितने परसेंट? 135 और 125 को कंपेयर करके देखिए कितने परसेंट बनी। 8%। 8% महंगाई हुई है, तो उसने किराया 8% बढ़ा लिया, तो इस तरह 54,000 निकलेगा। और चूंकि ये चेंजेस आ रही हैं और हालात में चेंजेस आ रही हैं, तो इसमें कौन सा रिवाइज के लिए रेट लेना है? पुराना वाले रेट, चाहे आपको नया बताए रहे, हमने पुराना रेट लेना है। और क्या मसला है? बस हाँ, एक मसला डिस्काउंटिंग में हो सकता है कि रेंटल एडवांस है, तो वो चीज इग्नोर कर दी होगी है। 125 135 कितनी इंक्रीज है? 10 डिवाइडेड बाय 125। अच्छा, इसमें ना एक वाकया बताता हूं। मैं ट्रेन में सफर कर रहा था एक दफा, तो ट्रेन में हम कुछ लोग इकट्ठे हुए, हमने जमात नमाज की। अब ट्रेन में जो है वो जो कैबिन होते हैं, उसमें जितना चलने का रास्ता है वहीं पढ़नी है नमाज, तो वहां नमाज पढ़ ली। तो हमारी जमात में पीछे एक बुजुर्ग थे, शायद पठान थे, पता नहीं, उन्होंने फिर जो नफल शुरू किए हैं, अब वो नफल पढ़े जा रहे हैं, हम देख रहे हैं रास्ता कब देंगे, वो नफल पढ़े जा रहे हैं। तो तंगी हुई लोगों को। ठीक है, फर्ज नमाज ट्रेन में पढ़ना फर्ज है, एक अलग बात है, लेकिन रास्ते में रुक के नफल पढ़ने शुरू कर देना तो दूसरों के लिए मुश्किल नहीं बननी। सही बुखारी में रिवायत है, सैयदना अनस बिन मालिक ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हु कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हल्की लेकिन कामिल नमाज मैंने किसी के पीछे नहीं पढ़ी। और आप सल्लम अगर बच्चे के रोने की आवाज सुन लेते तो इस ख्याल से कि कहीं उसकी माँ परेशानी में मुब्तला ना हो जाए, नमाज मुख्तसर कर देते थे। तो ये नहीं कि 4 की 2 रकतें पढ़ा दी, जो किरत है वो कम कर ली। तो दूसरों के लिए मुश्किल नहीं करनी। चले 74 में मिलते हैं।